Dear students, we are starting the MCQs of the topic vectors and scalars. This test is 2.1. So the first MCQs, that one is given. A vector having the zero magnitude is called a dash vector. A vector whose magnitude is zero, that's known as a zero vector or null vector. So its option is D, null vector. Dear student, MCQs number 2, a vector which can be displaced parallel to itself and applied at any point is known as dash vector. एक ऐसा वेक्टर जिसकी जगह चेंज कर सकें लेकिन डायरेक्शन को सेम रखा जाए. Displace parallel to itself means the direction after the change of the position ever remains the same. यानी जब एक वेक्टर को एक जगह से स्पेस में किसी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया जाए लेकिन उसकी डायरेक्शन को सेम रखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर कहते हैं. अ वेक्टर इज नोन एज फ्री वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसको डिस्प्लेस कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. MCQs number 3, a vector which specify the direction only is called a dash vector. So a vector which specify the direction is known as a unit vector. याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द मैन वेक्टर. ये हमेशा किसी न किसी वेक्टर के साथ आता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ आता है उसकी डायरेक्शन को शो करता है. सो अ वेक्टर विच स्पेसिफाई द डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. A vector is divided by its magnitude, we get a dash vector. इस सवाल में दिया गया कि अगर एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो कौन सा वेक्टर बनेगा. दैट ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, वो यूनिट वेक्टर बनता है. तो आप डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ये आपके पास एक कोई भी वेक्टर जब होता है तो उस वेक्टर के अंदर एक वेक्टर, लेट सपोज ए एक वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, सिंपली बेसिक सपोज करें ये हमने ऑर्डिनरी ए से लिखा, ये मैग्नीट्यूड है. इसके साथ एक डायरेक्शन आती है जिसको हम आर कैप से या किसी भी लेटर के ऊपर कैप लगाने से शो करते हैं. तो ये ए कैप जो बेसिकली आपके पास क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है. सो यूनिट वेक्टर अगर देखा जाए तो दैट्स इक्वल टू, अगर रीअरेंज करेंगे, सो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपके पास यूनिट वेक्टर बनता है. तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. Dear students, now MCQs number 5, a vector in which space has components. A vector in a space has dash components. याद रखिएगा, प्लेन में किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं और स्पेस क्योंकि 3 डायमेंशन कहलाता है तो उसमें इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. अ वेक्टर इन अ स्पेस हैज 3 components. MCQ number 6, the addition, subtraction and multiplication of the scalars take place by usual. तो स्केलर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो अर्थमेटिक रूल्स से होती है, और वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय द अर्थमेटिक रूल्स, बट देयर आर द 2 डिफरेंट मेथड्स टू ऐड देम. दैट वन इज नोन एज अ ग्राफिकल मेथड एंड अदर वन इज नोन एज अ एनालिटिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड टू ऐड द वेक्टर्स. तो याद रखिएगा कि स्केलर्स को तो आप सिंपल अर्थमेटिक मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को आप नहीं कर सकते. तो यहाँ पे सवाल में दिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स, तो उसका मतलब है दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स. MCQs number 7, generally a vector is specified by using the reference axis, direction indicator, Cartesian coordinate system और 3-dimensional axis. सो डियर स्टूडेंट देखिएगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वेक्टर को जो स्पेसिफाई किया जाता है वो
3 एक्सिस के जरिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जरिए, लेकिन इनका ये जो सिस्टम है उसको लोकेट करने का, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया नेगेटिव वेक्टर मींस माइनस वेक्टर ए एज कंपेयर्ड विद द वेक्टर ए हैज डैश, यानी ये दो वेक्टर्स दिए गए, एक के साथ नेगेटिव साइन है और एक वेक्टर पॉजिटिव के साथ है। तो वेक्टर ए का दिस वन इज अ नेगेटिव वेक्टर। सो अब इसमें क्योंकि दोनों वेक्टर्स ए से शो किए गए, इसका मतलब बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ऑप्शन ए जो है वो आपको करेक्ट नजर आ रहा है। और ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रही है कि अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो ऑप्शन सी इज आल्सो द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये जो वेक्टर नजर आ रहा है, लेट सपोज ये वेक्टर आपके पास एक, यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर ए है, this one is a let's suppose vector a, another vector with the same magnitude, let's suppose this one is a magnitude, same magnitude, this one is a vector a but its direction is reverse, look at this one, opposite direction. So ऑप्शंस में देखें सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, मींस ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बेसिकली ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज नंबर 9, pick out the only scalar quantities. So dear students, 4 options are given. In these 4 options there is only one quantity, that one is scalar. So अब आपने ये 4 ऑप्शन में से वो क्वांटिटी ढूंढनी है जो स्केलर है, बाकी 3 वेक्टर्स होंगे। पावर is a scalar quantity, electric field is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity, and average velocity is a vector quantity. So we got the answer. Option A is a correct answer because the power is a scalar quantity. So this one is the correct answer, option. Now MCQ number 10, which is the following statement is false? तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इसमें से 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और एक फॉल्स। तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि फॉल्स कौन सी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ये करेक्ट है। सो दैट मीन्स दिस वन इज अ ट्रू। द टोटल path length is always equal to the magnitude of the displacement vector of a particle, नहीं। दिस वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जब कोई लेंथ यानी पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ हो और तब तो वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, ये ऑलवेज नहीं होता, बल्कि कर्व या जिगजैग अगर पाथ है तो फिर लेंथ हमेशा ग्रेटर होती है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। द एवरेज स्पीड of the particle is either greater or equal to the magnitude of the average velocity over the same interval of the time. बिल्कुल सही है। So 3 vectors not lying in a plane can never added up to give a null vector. null vector तभी हो सकता है जब ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो। अगर एक प्लेन में नहीं होंगे तो उनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs number 11, which of the following is an example of a scalar quantity? यानी 4 options again given है, इस 4 option में से आपने find करना है कि कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो a scalar quantity, electrostatic potential, basically this one is a scalar quantity. So option D is a correct answer। वो इसलिए कि electrostatic potential basically is a work done in bringing a charge from one point to another against the electric field। तो ये वर्क जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। MCQs number 12, which of the following is not a vector quantity? Remember, आपके पास सवाल में देखो क्या, which of the following is not a vector quantity? That means in out of these 4 options
Three quantities are the vectors and only the single answer, that one is a scalar quantity that you have to find. यहाँ पे आप देखें ये 4 ऑप्शन में से आपके पास स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है. So that means we have only the one option, that one is a scalar quantity, it is speed. Now MCQs number 13, which of the following is a scalar quantity? So again you are given the 4 options: डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलेरेशन एंड वर्क. आपने इन 4 ऑप्शन में से कोई भी 3 जो क्वांटिटीज आपके हैं वो वेक्टर्स हैं, और इनमें से 4 में से आउट ऑफ दिस 4 ओनली द वन क्वांटिटी, दैट वन इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट यू हैव टू फाइंड आउट. So displacement basically is a vector quantity, electric field is also a vector quantity, acceleration is also a vector quantity, that means work, that's only the scalar quantity. Option D is a correct answer. Question number 14. Which of the following list of the physical quantities consist only of vectors? ये 4 लिस्ट आपको दी गई है. ऑप्शन ए टाइम, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी फोर्स, वॉल्यूम एंड मोमेंटम, ऑप्शन सी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, एंड ऑप्शन डी फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. आपने इसमें से ऑप्शन वो ढूंढना है जिसमें सारी क्वांटिटीज हो, वेक्टर्स हो. सो व्हेन यू टॉक अबाउट ए, टाइम इज अ स्केलर, टेम्परेचर इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर. इसका मतलब इसमें 2 स्केलर है, एक वेक्टर है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट आंसर. Force, volume and momentum. Force is a vector, but volume is a scalar, momentum is also a vector. So this is not our required answer. Option C में अगर आप जाएंगे, velocity is a vector, acceleration is also a vector, but mass is a scalar quantity. So option C is also not a correct answer, and you took about the option D, force is a vector, acceleration is a vector, and velocity is also a vector. So that means this one is our correct answer: force, acceleration and velocity. Dear students, now question number 15. The lines represent the north, south, east and west directions are horizontal and vertical axis, or you may say x and y axis are called. तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा गया कि नॉर्थ साउथ को और ईस्ट और वेस्ट को की डायरेक्शन को शो करने वाली जो लाइंस होती हैं, या जिनको आप एक को हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी इनको कहा जाता है, ये क्या है और इसको क्या कहा जाता है? सो दीज लाइंस, 4 ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन ए रेफरेंस लाइंस, लाइन ऑफ डायरेक्शन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ डायरेक्शन. तो याद रखिएगा ये लाइंस जो है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, दैट्स नोन एज अ ओरिजिन. बेसिकली ये जो 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, एक अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये किसी भी वेक्टर की पोजीशंस को लोकेट करती हैं, पोजीशन बताती हैं. तो इसका मतलब इस लाइंस का जो नाम दिया गया है बेसिकली वो आपके पास ये जो लाइन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है. These lines are known as frame of reference.